LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रजनी सेन। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सभी की नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकें फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर 16 जनवरी से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान की तैयारियों और व्यवस्था पर करेंगे चर्चा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोविन सॉफ्टवेयर पर की चर्चा, कोविन प्रबंधन के लिए दिए दिशा निर्देश। स्टार्टअप इंडिया की पहल के 5 वर्ष होने के अवसर पर 15 से 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट प्रारंभ का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ में भाग लेने के लिए युवाओं से किया आग्रह। उद्योग, शिक्षा, वित्त और युवा स्टार्टअप नेतृत्व को एक मंच पर लाएगा यह समिट। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारा इरादा यह देखना कि क्या हम सौहार्दपूर्ण समाधान ला सकते हैं। इस मामले पर समिति का गठन है महत्वपूर्ण कदम। नए कृषि कानूनों पर समिति की सिफारिशें हम करेंगे स्वीकार। दिल्ली और महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद देश के 9 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू संक्रमण। बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निगरानी तेज करने के लिए दिए निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह ने व्यावसायिक कोयला खनन में एकल खिड़की निपटान प्रणाली का किया शुभारंभ। कहा, कोयला क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान और इस कदम से निपटान प्रणाली में आएगी पारदर्शिता। राष्ट्रीय युवा संसदीय महोत्सव 2021 की नई दिल्ली में शुरुआत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री कल समापन समारोह को करेंगे संबोधित। और खेल की दुनिया में चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत के बाद हनुमा विहारी और आर अश्विन की पारियों की बदौलत भारत ने सिडनी टेस्ट को कराया ड्रॉ। भारत ने 5वें दिन बनाए 334 रन। और 51वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश रहेगा कंट्री इन फोकस। एशिया के सबसे पुराने और देश के सबसे बड़े फिल्म महोत्सव की गोवा में 16 जनवरी से होगी शुरुआत। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो कोविड चुनौती में एक नए अध्याय का आगाज 16 जनवरी से होगा। 16 जनवरी से देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू होगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं।
तमाम प्रशासनिक तैयारियों के साथ साथ कोविन ऐप के प्रयोग को लेकर भी व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ तैयारियों को लेकर एक बैठक करेंगे। इस दौरान कोविड की स्थिति और कोविड टीकाकरण शुरू करने के बारे में विचार विमर्श हो सकता है। देश में 2 स्वदेशी वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए अनुमति दी गई है। टीकाकरण अभियान में करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने शनिवार को भी एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोविड से उत्पन्न स्थिति और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की थी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविन सॉफ्टवेयर के संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। यह सॉफ्टवेयर कोविड टीके को देश के दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक में कोविन सॉफ्टवेयर के बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फीडबैक के साथ साथ इसके उपयोग और टीकाकरण पूर्वाभ्यास से प्राप्त जानकारियों के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। तो 16 जनवरी से कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर जुड़ रहे हैं। सुधाकर, बड़ा अहम पड़ाव या कहें एक मकाम है ये कोविड चुनौती को लेकर देश में, और आज उसी को लेकर एक अहम बैठक होने जा रही है। बिल्कुल रजनी, और खास तौर से ये बैठक एक ऐसे वक्त पर हो रही है आज जो कोविड मामलों के आंकड़े आए हैं 229 दिनों के बाद आप कह सकते हैं 170 से कम मृत्यु हुई है। तो जो लगातार जो कोविड की स्थिति है भारत में सुधर रही है। करीब 96.5% जो हमारा रिकवरी रेट पहुंच गया है। मृत्यु दर हो या पर मिलियन जो इन्फेक्शन रेट जो है वो दुनिया में सबसे कम है, और ये मुमकिन हुआ है पिछले 10-11 महीनों में जो बहुत एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रभावी लड़ाई देश ने लड़ी, एकजुटता के साथ लड़ी, उसकी वजह से। और एक अहम मुकाम पर आज देश है जब 16 जनवरी से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत भारत में हो रही है। और निश्चित तौर पर इस अहम मुकाम पर, इस अहम पड़ाव पर प्रधानमंत्री मोदी ये बैठक कर रहे हैं। तो ये एक मौका होगा कि पूरी जो स्थिति है कोरोना महामारी के चलते विभिन्न राज्यों की, उसकी एक तरह से समीक्षा कर सकेंगे प्रधानमंत्री। तो साथ ही साथ जो ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलने वाला है उसमें राज्यों की क्या तैयारियां हैं उसका जायजा ले सकेंगे। निश्चित तौर पर तमाम मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या प्रशासक हो, वो प्रधानमंत्री को अपने राज्यों की तैयारियों के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो भी कदम उठाए, जो बड़े कदम उठाए, लगातार उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करके चर्चा करके इस काम को आगे बढ़ाया। उस सिलसिले में कह सकते हैं एक बड़ी बैठक है। जी सुधाकर, जब मई जून में भारत में कोविड संक्रमण अपने चरम पर था और वैक्सीन को लेकर कोई सूचना, कोई जानकारी लोगों के पास उपलब्ध नहीं थी, उस वक्त भी स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारी सरकार लगातार कह रही थी कि कार्य जो है वो वैक्सीन को बनाने का सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। साल के आखिर तक या अगले साल के प्रारंभ तक वैक्सीन आपको मिल जाएगी, देश में आ जाएगी, और उसी वायदे को पूरा करता दिख रहा है। और उसको लेकर प्रबंधन के लिए भी सुचारू सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए, और भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शुमार है जब इस महामारी का सिलसिला हमको पता है कि मार्च से ये शुरू होना शुरू हुआ था, और उसके बाद अप्रैल मई में ये एक तरह से भयावह रूप में पहुंच रहा था। उस वक्त से ही भारत की जो तैयारियां वैक्सीन को लेकर शुरू हो गई थी, और प्रधानमंत्री खुद लगातार इसकी मुझे याद है कि महीने में कम से कम 2 बार वो खास तौर से वैक्सीन की तैयारियों को लेकर बैठक ले रहे थे। उनके निर्देश पर पीएम केयर्स फंड से खास तौर से 100 करोड़ रुपए वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए प्रदान किए गए। तो साथ ही साथ उन्होंने खुद हाल ही में वो गए थे, जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं वहां का उन्होंने दौरा किया था 3 शहरों का, जहां 2 शहरों में स्वदेशी वैक्सीन के लिए कंपनियां तैयार कर रही हैं, स्वदेशी वैक्सीन बना रही हैं। उन्होंने खुद जाके वैज्ञानिकों के सामने बैठकर उनकी हौसला अफजाई की। एक तरह से पर्सनली जो वो मॉनिटर कर रहे थे, उसके बाद से आज देश इस स्थिति में पहुंचा है कि ना सिर्फ भारत के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बल्कि दुनिया के कल्याण के लिए भी भारत इस वैक्सीन को पूरी दुनिया में पहुंचा सकता है। इस मुकाम पर निश्चित तौर पर अब आगे किस तरह से ये बात यात्रा रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ सावधानियों की भी जरूरत है। एक बहुत महत्वपूर्ण हमको पता है कि कोविड
मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी कोविन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग तमाम चीजों की हो सकेगी। तमाम चीजों के बारे में प्रधानमंत्री इस बैठक में चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल सुधाकर, इस पूरी कोविड चुनौती के दौरान प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे देशवासियों से सावधान रहिए लेकिन आपदा को अवसर में बदलिए। अगर कोविड चुनौती को देख लें तो चाहे हमारे डॉक्टर्स हो, हमारे वैज्ञानिक हो, हमारे उद्यमी हो, और खासकर अगर कोविन ऐप की बात करूं इस संदर्भ में, तो कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भर भारत उभर कर आया है चुनौती के बावजूद। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, चाहे विश्व स्वास्थ्य संगठन हो या फिर तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, भारत ने जो कड़े और बड़े फैसले लिए उसकी वजह से जो भारत में लाखों जिंदगियां बचाई गई उसको बहुत सराहा है। यही रुख हमने देखा कि चाहे N95 मास्क की बात हो, PPE किट जो भारत एक भी नहीं बनाता था, समूचा इसका समूचा आयात करना पड़ता था, वो भारत में उत्पादन शुरू हुआ और एक तरह से भारत ने उस वक्त आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर। फिर चाहे हमने अपना टेस्टिंग किट डेवलप किया हो, टेस्टिंग किट को तमाम लोगों तक पहुंचाया हो, एक तरह से एक लंबी यात्रा की शुरुआत की और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जान के साथ जहान बचाने की बात थी पहले, फिर जान के साथ जहान भी, और एक तरह से जो इकोनॉमी ओपनिंग अप हुआ तो लगातार प्रधानमंत्री ने जो संवाद किया सावधानी बरतने की, और आज भी जो प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि दवाई के साथ कड़ाई की भी जरूरत है, तो ये बात भी मुख्यमंत्रियों के साथ वो रख सकते हैं। तो साथ ही साथ वो इस बात को भी रख सकते हैं कि जिसकी बात हमने देखा भी हाल के दिनों में, कई राजनीतिक दल के नेता हो या कुछ ऐसे लोग जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उन्होंने भ्रांतियां भ्रम फैलाने की कोशिश की वैक्सीन को लेकर। तो मुख्यमंत्रियों से वो कहेंगे कि वो ये जो संवाद है वो लगातार कम्युनिकेट करे, और ऐसी भ्रांतियां अगर कोई फैलाने की कोशिश करता है तो उनको बिल्कुल स्थिति को साफ करे, क्योंकि ये देश को स्वस्थ करने का अभियान है, देश को कोरोना से मुक्त कराने का अभियान है। बिल्कुल, देश को कोरोना से मुक्त कराने का अभियान है और इस पर पूरी दुनिया की भी नजर है। तो 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान का आगाज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस तमाम जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में अब बात करते हैं ताज़ा खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों की समस्याओं को लेकर एक सौहार्दपूर्ण हल निकाला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर दोबारा सुनवाई कर रहा था जिनमें दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों को हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि उसका मुख्य मकसद इन समस्याओं का उचित ढंग से हल निकाला जाना चाहिए। इस मामले में सुनवाई अभी भी जारी है। सरकार किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर अपना पक्ष रख रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तो फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री संबोधित कर रहे हैं, आपको वहीं ले जाएं। I have become convinced that these 5 years present us with all the ingredients necessary to make it a historic watershed moment for the Indian healthcare sector in the global arena, a real game changer. For these reasons alone, we should view the coming years as very special, having the potential to serve as a launching pad that literally propels the entire India healthcare sector towards a global leadership role in the 21st century healthcare, and of course in which AIIMS Delhi plays a pivotal role. Of course, future achievement and success in any human endeavor is never automatic or guaranteed. Such outcomes must be planned for and earned. And so it follows that no institution ever attains greatness accidentally or simply because it has the potential. It must first envision the content and character of that greatness, be able to imagine and describe what it should look like, and then plan
and implement strategies targeted to actualize that vision. Next year's potential will remain only that unless we seize the moment. I want to use our time together today to share some thoughts that will serve to begin an institutional conversation and dialogue that will culminate with the formulation of a new vision for AIIMS. This vision needs to be shaped and shared by the entire AIIMS community, of course, so that ultimately it can be embraced and advanced by trustees, faculty, staff, students, and alumni alike. I have chosen to organize my remarks around two areas: our past and our future. I would like to begin by reflecting on our past. तो एम्स के 47वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। और इससे पहले हम बात कर रहे थे किसान आंदोलन से जुड़ी खबर पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल पुनिया जुड़ रहे हैं। अनिल, अगर आप बात करें किसान आंदोलन की, बार बार शीर्ष अदालत चिंता भी जता रही है कि वहाँ जो आंदोलन चल रहा है उससे किसी तरीके का संक्रमण ना फैले। दूसरी बात, उसके सौहार्दपूर्ण हल को निकालने को लेकर भी शीर्ष अदालत अब चिंतित दिख रही है। देखिए, इसमें जो आज ऑब्जर्वेशन हुआ है उसमें कोर्ट का ये कहना है कि आखिर इतने दिन से इतना लंबा ये आंदोलन क्यों चल रहा है। दूसरी बात, कोर्ट ने ये कही है कि क्या ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई जा सकती जिसमें कृषि विशेषज्ञ हों और किसानों से बातचीत करके कानून में क्या संशोधन किए जा सकते हैं ताकि आंदोलन समाप्त हो सके। तीसरा ऑब्जर्वेशन कोर्ट का ये था कि इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और बहुत ठंड है, तो इस तरह का आंदोलन लंबा अगर चलता है तो वो एक अच्छा संदेश नहीं देता है। मगर दूसरी तरफ सरकार का ये कहना था कि ये संशोधन जो किए गए हैं ये किसानों की साथ बातचीत करके, और बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो इसके समर्थन में हैं। तो इस तरह की दोनों तरह के पक्षों को सुनने के बाद अदालत का यही कहना था कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस हम नहीं दे सकते, ऐसे दिशा निर्देश दिया जाना उचित नहीं होगा कि किसानों को ये कह दिया जाए कि लोकतंत्र में कि वो अपनी मांगों के लिए अपना पक्ष ना रख सकें, विरोध ना कर सकें। तो उनको एक लोकतांत्रिक अधिकार है। और सरकार से भी ये पूछा है कि क्या इस तरह से इससे और बेहतर मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आर्गूमेंट होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल पीठ करती है और उसका जवाब जो सरकारी अधिवक्ता होते हैं वो देते हैं। तो दोनों बातें उन्होंने कही कि लोकतांत्रिक अधिकार भी है, मगर दूसरी ओर जिस तरह की सिचुएशन है और लंबी खिंचती जा रही है, उससे क्या सरकार कोई कमेटी बना के नए तरीके से क्या इस तरह के विचार विमर्श नहीं कर सकती जिसमें किसानों का प्रतिनिधित्व। और यहाँ तक कहा कि हम कोई कृषि विशेषज्ञ नहीं है कि इसमें कोई ऑब्जर्वेशन दे, हम तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद आपको एक ऐसा बीच का रास्ता निकालने की हिदायत दे सकते हैं, उसमें दिशा निर्देश दे सकते हैं। लेकिन सुनवाई के दौरान यही कहना था सरकार का, कोर्ट का, कि आखिर इनको भी लोकतांत्रिक अधिकार है, मगर दूसरी तरफ सरकार को भी संजीदगी से इस चीज़ को देखना चाहिए। और तीसरा ये भी सुनवाई के दौरान कहा है कि ये आंदोलन उनके को जो कंसर्न है, उनके जो सरोकार हैं, उसके अलावा जो आम जनता को भी इसका असर पड़ता है, वो भी एक देखने वाली बात है। तो ये हर सुनवाई में कोर्ट के ये ऑब्जर्वेशन होते ही हैं। उससे दो बातें होते हैं, एक तो कुछ सिचुएशन सरकार की तरफ से क्या नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं, उनका पता चलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर सरकार की तरफ से कोई एफिडेविट, कोई हलफनामा दिया जा सकता है तो फिर आगे की सुनवाई में वो एक बुनियाद बन जाती है ताकि अदालत कोई निर्णय उस पर सुना सके। अभी देखना ये होगा कि कमेटी की फॉर्मेशन करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश देती है तो उसमें ये भी ऑब्जर्वेशन आया था कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट ना आए तब तक क्या इस कानून को लागू करने का पर स्थगन दिया जा सकता है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। अब देखना होगा कि सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट क्या दिशा निर्देश देती है,
क्या वो कोई कमेटी बना के तब तक रोक लगाती है, या किसानों को कुछ हिदायत देती है, या सरकार को क्या क्या निर्देश देती है, ये निर्णय आने के बाद ही होगी। जितनी बातें मैंने आपको बताई ये सब ऑब्जर्वेशन होते हैं और आर्गूमेंट होते हैं डिफेंस के, या इसमें चूंकि ये एक तरह से जनहित याचिका है तो ये ऑब्जर्वेशन है, एक सवाल जवाब का ये दौर है। अनिल, आपने लोकतांत्रिक अधिकारों की बात की, लेकिन ये चुनौती अलग है और समय अभूतपूर्व है, जबकि अदालत को और सरकार को देश के आम लोगों की सेहत की भी चिंता करनी है। एक आंदोलन जो अपने समय से बहुत ज़्यादा लंबा खिंच रहा है और उसका कोई समाधान फिलहाल निकलता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में ये वाली चिंता भी लाजमी है कि कोविड संक्रमण इस विशेष आंदोलन से ना फैले, क्योंकि फिलहाल अभी इसका कोई समाधान निकलता दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, ये चिंता के आधार पर ये याचिका दायर की गई है, लेकिन इसमें अभी तक पक्षकार ये नहीं है कि उनकी तरफ से कुछ ये कहा गया हो कि कोविड फैलने का बुनियाद है। इसमें जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, कोविड पे तो पहले भी टिप्पणी कर चुकी है अदालत का ये कहना है कि संक्रमण में जब सरकार की हिदायत है सरासर के भीड़ इकट्ठी ना हो, तो ये भीड़ इसी के आधार पर तो वो सुनवाई शुरू हुई है। लेकिन अब ये थोड़ा दायरा बढ़ा है आज सुनवाई का, जिसमें सवाल जवाब सरकार से भी किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि इनको, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि इनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि कोर्ट जो है क्या दिशा निर्देश देती है, क्या कोई कमेटी बनाती है और क्या ऑब्जर्वेशन। लेकिन एक बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई दिशा निर्देश देती है, चाहे सरकार को दे चाहे आंदोलनकारियों को दे, लेकिन वो निश्चित तौर पर एक कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, इन्हीं कोर्ट का अगर निर्णय आ जाता है तो वो सबको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और शीर्ष अदालत की जो चिंता है वो लाजिमी भी है, क्योंकि इस वक्त पर जो आंदोलन है कहीं उससे संक्रमण की स्थिति ना बन जाए, इस पर चिंता जाहिर की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल पुनिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विकास सारथी भी हमारे साथ फ़ोन पर उपलब्ध हैं। विकास, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की सिफारिश जो की है उसके ज़रिए एक सौहार्दपूर्ण हल निकालने की कोशिशों पर जोर दिया है, ताकि दोनों पक्षों के बीच संवाद की स्थिति भी बनी रहे और इस मसले का एक ठोस हल भी निकले। जी रजनी, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने आज यहाँ पर दो बातें उठाई कि पहली बात की जो अब तक बातचीत हुई है उसका कोई नतीजा निकलता हुआ दिख नहीं रहा है, और इसमें कोर्ट ने ये बात भी जोड़ी कि जिस तरह से धरना लंबा खिंच रहा है, अगर किसी कारण से किसी तरह की हिंसा हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, या फिर कोविड का जो खतरा है उसको देखते हुए इतनी संख्या में जो भीड़ है वो जारी रहती है, तो इसके लिए इसके जो परिणाम होंगे उसके लिए वो किसको जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि मामला अब कोर्ट के सामने आ चुका है। इसलिए कोर्ट भी एक पक्ष इस पूरे मामले में बन चुका है। तो कोर्ट ने ये प्रस्ताव कुछ रखा आज दोनों पक्षों के सामने कि वो समिति को बनाएंगे, समिति का गठन करेंगे और दोनों पक्ष खुले दिलो दिमाग के साथ जाएंगे बिना किसी पूर्वाग्रह के और बातचीत करें। इस बीच में कोर्ट ने ये भी कहा कि वो इस सजेशन पर, इस सुझाव पर गौर कर रहे हैं कि जब तक समिति अंतिम निर्णय के साथ नहीं आ जाती तब तक जो कानून है उनके क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी जाए। तो ये सारे मसले आज अदालत के सामने हैं। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर वो फिलहाल अंतरिम रोक लगा भी देता है कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर, तो क्या उसके बाद किसान संगठन वहां उस जगह से हटकर किसी अन्य जगह पर शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के एक बड़ी चिंता है। तो ये सारी बातें आज यहाँ सुनवाई में उठाई गई। सुनवाई अभी चल रही है। अब देखना यह है कि कोर्ट ने जो परामर्श दिया है, जो सुझाव कोर्ट को मिले हैं, उन पर आदेश कोर्ट अभी तुरंत करेगा, या फिर अटॉर्नी जनरल सरकार से जो भी इंस्ट्रक्शंस लेकर के आते हैं, और जो किसान संगठन हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो एक मत हो, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कोर्ट को कि 400 से ज्यादा संगठन है, तो उन सबको एक राय करने के लिए वकीलों ने ये कहा कि उनको थोड़ा समय दिया जाए ताकि वो बात कोर्ट की उन तक पहुंचा सके। तो इसके लिए क्या कोर्ट वक्त देगा या आज कोर्ट किसी तरह का अंतरिम आदेश पारित करेगा, कुछ देर बाद साफ होगा। जी जी जी, तो अहम मसला है और इसका हल निकालना ज़रूरी है। इसी के लिए शीर्ष अदालत ने भी चिंता जाहिर की है और कमेटी की समिति की सिफारिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई। देश में बर्ड फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि होने के बाद देश के 9 राज्यों में अब तक बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। इससे पहले देश में केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हो चुकी है।
दिल्ली के पशुपालन विभाग के अनुसार दिल्ली में बर्ड फ्लू से हुई पक्षियों की मौत में अभी तक 8 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली में 3 जगहों मयूर विहार, द्वारका और संजय झील से मृत पाए गए पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन तीनों जगहों के नमूने भोपाल भेजे गए थे, जालंधर भेजे गए थे और उन नमूनों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। संजय झील को अलर्ट जोन घोषित किया गया है। वहां अब तक 27 बतखों की मौत हो चुकी है। तीनों जीडीए के पार्क हैं और उन्हें अब सील कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मुरुंबा गांव स्थित पोल्ट्री फार्म में करीब 800 मुर्गियों की मौत हो गई, जिसके बाद इनके नमूने जांच के लिए भेजे गए। इसमें सामने आया है कि मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण ही हुई है। रिपोर्ट सामने आते ही राज्य के मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है और साथ ही राज्य सरकार ने सभी जिलों को बर्ड फ्लू को लेकर एक अलर्ट कर दिया है। अधिकारियों को स्थिति की निगरानी के आदेश भी दिए हैं। और देश में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी राज्यों ने सतर्कता बढ़ा दी है। साफ सफाई को लेकर सैनिटाइजेशन पर खासा जोर दिया जा रहा है, तो वहीं केंद्र ने राज्य सरकारों से भी सतर्क रहने को कहा है। और केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश भर में बर्ड फ्लू को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, जिससे भय का माहौल बन रहा है। बर्ड फ्लू के पक्षी से आदमी में संक्रमण का आज तक कोई मामला सामने नहीं आया है, इसीलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 2006 से भारत में ये डिटेक्ट हुआ है और अभी तक कोई ऐसा रोग नहीं मिला कि बर्ड फ्लू बर्ड से, पोल्ट्री से आदमी में आए। तो जरूरत है एहतियात कदम उठाने का, जो हर राज्य उठा रहे हैं। एक तो व्यक्ति पहले ही कोरोना से जूझ चुका है। कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू के नाम पर मक्के के उत्पादक किसानों की दुर्दशा और छोटे छोटे 2000, 1000, 5000 पोल्ट्री किसानों पर दया करें, ऐसा अफवाह न फैलाएं। तो दिल्ली 8वां राज्य बन गया है जहां बर्ड फ्लू से संक्रमित पक्षी पाए गए हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमारे साथ दिल्ली से मेघना जुड़ रही हैं और मुंबई से हमारे साथ योगेश जुड़ेंगे। लेकिन मेघना, सबसे पहले आपके पास आते हैं। पुष्टि हो गई है दिल्ली के भीतर भी बर्ड फ्लू के संक्रमण की। किस तरीके की सावधानियां, किस तरीके का प्रबंधन बरता जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए रजनी, जिस तरीके से हम जानते हैं कि बर्ड फ्लू के जो मामला है, जो टेस्ट के लिए जो एवियंस के जो सैंपल्स भेजे गए थे, बर्ड्स के जो सैंपल्स भेजे गए थे, वो जालंधर की लैब में भेजे गए थे। और उसके साथ ही देश भर से कई जगहों से जो सैंपल्स कलेक्ट हैं वो निसार, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेज है, जो इंस्टीट्यूट भोपाल में है, वहाँ पर भेजे जाते हैं कई सैंपल्स टेस्टिंग के लिए। लेकिन जो दिल्ली से सैंपल्स भेजे गए थे उनमें से, जैसा कि आपने बताया कि एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। उसके बाद कई जगहों पर रैपिड रिस्पांस टीम्स का गठन भी किया जा रहा है, ताकि जो जगह है, अगर कलिंग की ज़रूरत पड़े तो कलिंग टीम्स भी बनाई जाएंगी। उसके साथ ही डिसइंफेक्शन कई जगहों पर किया जाएगा। हम जानते हैं 10 दिन तक जो गाजीपुर मंडी है उसको भी बंद कर दिया गया है। तो ये सब जो पोल्ट्री मूवमेंट को ब्लॉक करने की कोशिशें की गई हैं, जिससे कि जो बर्ड फ्लू है वो ज़्यादा फैल ना सके। हम जानते हैं कि इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस होता है, काफ़ी पैथोजेनिक होता है, काफ़ी ज़्यादा संक्रामक होता है ये वायरस, जो कि बर्ड्स में बहुत ही जल्दी फैलता है और काफ़ी फेटल भी होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो टीम्स बनाई जा रही हैं उसमें एक वेटरनरी डॉक्टर, सर्जन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सोशल वर्कर, जो मेडिकल सोशल वर्कर है, इन सभी की टीम्स बनाई जा रही हैं ताकि वो विजिलेंस भी रख सकें, सर्वेलेंस भी कर सकें। उसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि लोग अगर किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी को देखते हैं या अनयूजुअल डेथ ऑफ बर्ड्स को देखते हैं या कहीं मृत पक्षी पाया जाता है तो उसको वो रिपोर्ट कर सकें। वो खुद जाके उसे बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे, हालांकि अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है देश में जिसमें कि ट्रांसमिशन इंसानों में हुआ है या इंसान से इंसान में ट्रांसमिशन हुआ है। लेकिन फिर भी ये जानना ज़रूरी है कि ये जो बीमारी है ये जूनोटिक है, इंसानों में हो सकती है। हालांकि 2006 से अब तक देश में ये बीमारी नहीं आई है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही कई मिथ्स एसोसिएटेड हैं चिकन और एग्स को लेकर। तो हमने एक्सपर्ट से भी बात की। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 70 डिग्री टेम्परेचर पर ये जो वायरस है ये मर जाता है। तो अगर हम अच्छे से कुक करके चिकन और एग्स खाएँ तो चिकन और कुक्स खाने में कोई हर्ज
नहीं है, खाया जा सकता है। तो और साथ ही जो पोल्ट्री वर्कर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा बायो सिक्योरिटी का ध्यान रखना है और जो डिस्पोजल ऑफ डेड बर्ड्स हैं वो भी प्रॉपर तरीके से किए जाए। हम जानते हैं कि कलिंग की जो प्रक्रिया थी वो केरल में की गई थी और उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव गाइडलाइंस को भी जारी किया गया है। पोस्ट ऑपरेटिव गाइडलाइंस में खास कर ये बताया जाता है कि जिस भी तरीके से जो कलिंग हुई है वहाँ पर 1 महीने तक कोई भी बर्ड्स को इंडक्ट ना किया जाए। तो ऐसी सभी प्रक्रियाओं को गाइडलाइंस को जारी किया जा रहा है और दिल्ली में भी जब पुष्टि हुई है तो उसके आगे भी चूंकि हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है और ये सब चीज़ें भी की जा रही हैं, तो सर्वेलेंस विजिलेंस दोनों को रखा जा रहा है। और साथ ही माइग्रेटरी फ्लाईवे जो है, चूंकि हम जानते हैं प्रवासी पक्षियों से होता है, प्रवासी पक्षी बर्ड फ्लू लेकर आते हैं, तो माइग्रेटरी फ्लाईवे को भी मॉनिटर किया जा रहा है। जी मेघना, संजय झील, मयूर विहार, दिल्ली का जो ये इलाका है उससे यमुना बैंक या यमुना का इलाका बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ पर प्रवासी पक्षी भी आते हैं, जहाँ पर सब्जियों की खेती भी की जाती है, जो आपस में जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें। तो इस एरिया में और रिहायशी इलाका है संजय झील, आसपास वहाँ पर डीडीए फ्लैट्स भी हैं, लोग भी हैं, स्लम्स भी हैं, तो किस तरीके की एहतियात उस पूरे ही इलाके में बरती जा रही है? हालांकि हम जानते हैं इंसानों में नहीं फैलता है, लेकिन बावजूद इसके सावधानी ज़रूरी है। बिल्कुल रजनी, देखिए जिस तरीके से बताया जाता है, जैसा आपने बताया कि यमुना के आसपास का इलाका है, तो वहाँ पर खासकर जब हम बरियल साइट की बात करते हैं तो बरियल साइट ऐसी किसी जगह के आसपास नहीं होना चाहिए जहाँ पर कोई वाटर बॉडी हो या जहाँ पर कोई हैबिटेट हो। तो बरियल साइट को भी बहुत ही एक प्लान तरीके से चूज़ किया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर वहाँ पर कुत्ते हों या वहाँ पर लोग हों तो कई बार सॉइल को निकालकर, मिट्टी को निकालकर वो जहाँ पे बर्ड्स को बरी किया जाता है वो जगह ओपन हो सकती है वापस से। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उसके साथ ही चूने का छिड़काव किया जाता है, स्लैक लाइम का छिड़काव किया जाता है, और खासकर जो एक्शन प्लान 2005 में बनाया गया था उसमें यह भी कहा गया है जो पोल्ट्री वर्कर्स हैं या जो लोग लाइव बर्ड मार्केट्स विजिट करते हैं उनको खास करके ग्लव्स और मास्क पहनने चाहिए, और उसके साथ ही अगर पीपी किट्स पहने तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। जी मेघना, और हमारे साथ ही रिहायशी इलाकों में जी मेघना, निश्चित तौर पर सावधानी बरतना इस वक्त पे बहुत जरूरी है। योगेश हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। योगेश, महाराष्ट्र में भी पुष्टि हो गई है बर्ड फ्लू की। अगर पशुपालन और मुर्गी पालन से जुड़े, एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े अगर आप उद्योगों की बात करें, किस तरीके का असर वहां पर देखा जा रहा है? और खासकर अगर जब मेघना ने भी बताया अंडों से जुड़े व्यवसाय और मांसाहार जो लोग कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई सावधानी या कोई अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, मराठवाड़ा में मामला आया है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो परभनी जिले में वहाँ के नमूने थे मुर्गियों के, वो वहाँ पे जो हाल में जिनकी मृत्यु हुई थी, जो उनका नमूना जो है वो भोपाल भेजा गया था, जिसके बाद पुष्टि हुई है। और उसके इमीडिएट बाद जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग बुलाई है। आज शाम में 5 बजे वो मीटिंग है। उसके बाद आगे की रणनीति पे जो है वो काम होगा। जहाँ तक परभनी पर्टिकुलरली की बात करें तो वहाँ के 10 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी तरह के पक्षियों का आना और जाना को एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रोक दिया गया है। कोई आयात निर्यात वहाँ आसपास के इलाकों से फिलहाल नहीं होगा, और 1 किलोमीटर के जो रेडियस में जो कलिंग का प्रोसेस है वो वहां पे शुरू किया गया है। बेसिकली कोशिश ये की जा रही है कि संक्रमण जो है उसको समय रहते रोका जा सके। जहां तक अगर पोल्ट्री फार्म की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर अभी प्रारंभिक खबर आई है महाराष्ट्र से, और धीरे धीरे करके आज बैठक में काफी चीजें साफ होगी। सरकार की तरफ से देखना होगा कि क्या कहा जाता है। हालांकि जिस तरीके से मेघना भी बता रही थी, तो जिस तरीके से गिरिराज सिंह भी बता रहे थे कि पैनिक होने की जो है वो जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक कभी ऐसा मामला इसका आया नहीं है जिससे कि ह्यूमन में इसका ट्रांसमिशन हो। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर कई सारे कदम निश्चित तौर पर उठाए जाएंगे। पहले भी महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि कोविड को लेकर सबसे ज्यादा आंकड़े महाराष्ट्र के रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर जो इसका व्यवसाय है बेसिकली पोल्ट्री का या एग का, वो निश्चित तौर पर एक स्ट्रेस में रहेगा। लेकिन आज 5 बजे जो शाम में मीटिंग है वो काफी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि मीटिंग के बाद स्थिति और साफ होगी कि सरकार की क्या रणनीति है। हालांकि बाकी जो भी जिले हैं उनको अलर्ट पे रखा गया है कि अगर कोई इस तरह की मौत की सूचना होती है तो तत्काल जो है वो मशीनरी को सूचित किया जाए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सूचित किया जाए, ताकि समय रहते अगर संक्रमण फैल रहा है तो उसका पता लगाया जा सके। तो दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, वहां पर बर्ड फ्लू संक्रमण को लेकर नजर रखी जा रही है प्रशासन की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश मुंबई से जुड़ने के लिए, और मेघना आपका दिल्ली से जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के 5 साल पूरे होने के अवसर पर 15 और 16 जनवरी को आयोजित होने वाले स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में युवाओं से भाग लेने का आह्वान किया है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारतीय उद्योग परिसंघ और अन्य संगठनों के साथ मिलकर कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश के जरिए प्रारंभ नामक इस इंटरनेशनल समिट के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि कई कार्यक्रमों के वर्चुअली आयोजित होने के कारण युवाओं के पास कई घरेलू और वैश्विक मंचों में हिस्सा लेने का अच्छा अवसर है। इसी प्रकार का एक अवसर 15 और 16 जनवरी को प्रारंभ के रूप में सामने आ रहा है। मैं अपने युवाओं से इसमें भाग लेने का आग्रह करता हूं। तो वर्चुअल युग में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय समिट कैसे युवाओं के लिए सहायक साबित हो सकता है और क्या चुनौतियां और क्या अवसर बने हैं कोरोना काल के दौरान, कुछ उस पर नजर डालने की कोशिश करते हैं। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय समिट है जिसका आगाज होगा 15 और 16 जनवरी को और स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय समिट का आगाज 15 और 16 जनवरी को होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने युवा उद्यमियों से अपील की है कि प्रारंभ से जुड़ें और उसके साथ जुड़ने का आह्वान किया है उन्होंने कि इस स्टार्टअप के जरिए चुनौतियों और अवसरों को समझने की कोशिश करें। 2020 में कोविड चुनौती ने हर क्षेत्र में कार्यशैली बदली है। वर्किंग स्टाइल, वर्किंग प्रोसीजर पूरी तरीके से बदल गया है इस वर्चुअल काल में और तकनीक उसमें बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो रही है। तकनीक ने वर्क फ्रॉम होम कार्यशैली को कारगर बनाया है। किसी ने सोचा नहीं था वर्क फ्रॉम होम इतना इनोवेटिव, इतना प्रोडक्टिव हो सकता है। कोविड चुनौती के दौरान वर्चुअल कार्यक्रम बने न्यू नॉर्मल का हिस्सा। वर्चुअल जगत जो है, तकनीक जो है, वो न्यू नॉर्मल का अब एक अहम हिस्सा हो गई है। न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी लोग घर में बैठे बैठे ही इन कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं। उनसे जो फायदा उनको मिल रहा है उसका लाभ उठा पा रहे हैं और ऑनलाइन कार्यक्रम बेहद सार्थक और उत्पादक साबित हो रहे हैं। कोविड चुनौती के दौरान जबकि आवागमन, आना जाना बिल्कुल पूरी तरह से रुक गया था, उस वक्त इन वर्चुअल कार्यक्रमों ने कहीं ना कहीं जीवन को, जिंदगी को आगे बढ़ाए रखा। वैज्ञानिकों, मेडिकल विशेषज्ञों, कोविड वॉरियर्स, शिक्षाविदों, उद्यमियों, युवा उद्यमी और आध्यात्मिक गुरुओं के साथ ऑनलाइन बातचीत अब मुमकिन हो सकी है। तकनीक के कारण कोई भी समस्या हो उसका निदान संभव है, चाहे मेडिकल हो, चाहे एजुकेशन हो। तकनीक जो है बहुत बड़ा संबल इस वक्त उभर कर सामने आई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता के मौके बने हैं और न केवल दैनिक चीज़ों से जुड़ी चीज़ों में वर्चुअल युग, वर्चुअल चीज़ें, तकनीकें काम आ रही हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है। विकास से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं का ऑनलाइन लोकार्पण हुआ। इस दौरान हमने कई बार देखा कि गरीबों से, निर्धनों से, आम लोगों से, पिछड़े तबकों से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनसे सीधा संवाद प्रधानमंत्री ने खुद स्थापित किया है वर्चुअल कार्यक्रमों के माध्यम से। सरकारी योजनाओं के लाभान्वितों से सरकार का सीधा संवाद स्थापित हुआ, चाहे रेहड़ी पटरी वालों से संवाद स्थापित करना हो या फिर आवास से जुड़ी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने सीधे उनसे बातचीत की है, उनकी समस्याएं और उनकी योजनाएं उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। स्टार्टअप योजनाओं से जुड़े युवा न केवल बड़े शहरों से बल्कि छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से भी आ रहे हैं। ये सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर बात है कि जब आपदा आई तो किस तरीके से इन युवाओं ने उसे अवसर में बदलने की कोशिश की है और वर्चुअल क्रांति में वे युवा बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया के जरिए इसी वर्चुअल क्रांति को, इसी दौर को अब आगे बढ़ाया जाएगा और इसी का आह्वान किया है प्रधानमंत्री ने कि किस तरीके से देश के युवा हैं, जो देश के युवा उद्यमी हैं, वो इस स्टार्टअप के जरिए नई चुनौतियां, नए अवसर तलाश कर सकते हैं। और वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत एक नई पहचान बनाने के लिए तैयार है। तो एक मंच सजकर तैयार है युवा उद्यमियों के लिए और प्रारंभ कैसे उसमें सहायता करेगा ये 15 और 16 जनवरी को हमको नजर आएगा। और इस पूरे ही कोविड चुनौती के दौरान हमने देखा है और समझा है कि किस तरीके से तकनीक जो है वो एक संबल बनी है हम सभी का।
तो 15 और 16 जनवरी को ये स्टार्टअप समिट होगा और जिसमें युवाओं से जुड़ने की बार बार प्रधानमंत्री ने अपील की है। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोयला खदानों के सुचारू संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए एकल खिड़की निपटान प्रणाली वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। कोयला खदानों के सुगम संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। राज्य स्तर पर अलग अलग नियामकों से मंजूरी लेने के कारण कोयला खदानों के विकास में देरी होती थी। इस कारण से केंद्र सरकार ने सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए एकल खिड़की निपटान प्रणाली का आरंभ किया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दुनिया में कोरोना के खिलाफ सरकारों ने लड़ाई लड़ी है, पर हमारे देश की खूबसूरती यह है कि यहाँ सरकार और देश की जनता ने साथ मिलकर वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग लड़ी और सफलता भी हासिल की। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में शुरू होने जा रहा है थोड़े दिनों के अंदर ही। ये लड़ाई तो हम सफलतापूर्वक लड़े ही, परंतु इसका एक दुष्परिणाम था कि दुनिया भर के अर्थतंत्र पर बहुत बुरी असर पड़ी। लॉकडाउन हुए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, माल की ढुलाई बंद हो गई, सब तरह से अर्थतंत्र पर बुरी असर पड़ी। भारत के अर्थतंत्र पर भी बुरी असर पड़ना बहुत लाजमी था और पड़ी भी है। परंतु अभी इकोनॉमिस्ट वी शेप रिकवरी की बात करते हैं। सब ग्राफ तो दे देते हैं वी शेप, मगर वी शेप रिकवरी क्यों आई? मैंने नजदीक से देखा है कि एक और तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, खुद प्रधानमंत्री जी इसका नेतृत्व करते थे और प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत से कोरोना के खिलाफ लड़ाई का एक चरित्र तय किया था कि दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ती है, भारत के अंदर सरकार और 130 करोड़ लोग साथ में मिलकर ये लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि देश ने पीएम मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में प्रगति की है। जहां आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत कोयला क्षेत्र में भी 729 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन साल 2019 और 2020 में प्राप्त किया जा चुका है। 13-14 में लगभग 560 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन था और 19-20 में इसको पीछे मुड़कर देखते हैं तो 729 मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। कोयला निकालने की गति हम लगभग बढ़ाए, क्योंकि वर्ष 19-20 के अंदर ही 250 मिलियन टन कोयले का हमने आयात किया है, जो हमारे देश के लिए ना ठीक है ना हमारे अर्थतंत्र के लिए ठीक है। आज एक कार्यक्रम के अंदर ये दो कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ा गया है, मगर इसके अलावे भी ढेर सारे सुधार भी किए गए। कॉमर्शियल कोल माइनिंग की मंजूरी दी है, वो तो आप ये कार्यक्रम है ही। 100% एफडीआई को भी हमने परमिशन दिया है। कोल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि सरकार ने कोयला सुधारों के साथ साथ आज कोयला क्षेत्र में 23 समझौते और 19 लोगों को उसके अधिकार पत्र सौंपे हैं। आज लगभग 40 निजी कंपनियों और 2 सार्वजनिक कंपनियों ने जो हिस्सा लिया था, उसमें से 23 खदानों का आवंटन हुआ है। मैं मानता हूं इससे मध्य भारत और पूर्व भारत, विशेषकर झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, इसके जो 19 कोल ब्लॉक है इसके हस्ताक्षर हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत का, 130 करोड़ का मार्केट, 130 करोड़ की आबादी का मार्केट, हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट युवा है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा युवा है, हमारे पास मेहनतकश मजदूर भी है और हमारे पास एक पारदर्शी लोकतंत्र भी है। अगली खबर मनोरंजन और कला के क्षेत्र से। 16 जनवरी से गोवा में 51वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू होने जा रहा है। इस बार यह समारोह वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा। संस्करण ने कई कार्यक्रमों की घोषणा की है जो महोत्सव के दौरान OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इसमें पुरानी फिल्मों के सेक्शन के साथ ही मास्टर क्लास, संवाद सत्र, विश्व की कुछ पैनोरमा फिल्में समेत उद्घाटन और समापन समारोह का सीधा प्रसारण शामिल है। साथ ही सवाल जवाब के सत्र, फिल्म सराहना सत्र भी आयोजित होंगे। इस बार समारोह में फोकस बांग्लादेश पर होगा।
गोवा में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण की शुरुआत में अब बस कुछ ही वक्त बाकी है। साल की शुरुआत फिल्मों के इस महाकुंभ के साथ हो रही है, जिस पर दुनिया भर की नजरें होती हैं। कोरोना काल के चलते इस फेस्टिवल का आयोजन साल 2020 में टल गया था और अब इसका आयोजन इस साल जनवरी में हो रहा है। जहां गोवा इस फेस्टिवल के लिए बिल्कुल तैयार है, वहीं इसका आयोजन इस बार हाइब्रिड तरीके से होगा। इसकी शुरुआत को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में भी बेहद उत्साह है। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर ने ट्वीट किया और लिखा कि वर्ष का यह समय फिर से इतना गौरवान्वित करने वाला है। इफी ने हमेशा दुनिया भर में भारतीय सिनेमा के झंडे को बुलंद किया है। पूरी टीम को शुभकामनाएं। अभिनेत्री दिया मिर्जा ने भी अपनी शुभकामनाएं ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि भारत का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव 16 से 24 जनवरी तक होने वाला है। इसके 51वें संस्करण के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी इफी को लेकर उत्साहित दिखी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि गर्व और खुशी का पल न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हम सभी के लिए। दुनिया का सबसे बेहतरीन और स्वीकृत फिल्म समारोह इफी गोवा भारत से है। 51वें इफी में इस बार क्या क्या खास है, इसके लिए इंतजार नहीं कर सकते। फिल्म निर्माता सुभाष घई ने ट्वीट कर इफी गोवा की सफलता की कामना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इफी गोवा की अच्छी शुरुआत की कामना करता हूँ। 16 से 24 जनवरी तक गोवा में आयोजित इस समारोह में दुनिया भर के चुनिंदा बेहतरीन सिनेमाई कार्य को दिखाया जाएगा। फिल्म निर्देशक नील माधव पांडा ने भी इफी गोवा के कार्यों को अद्भुत बताते हुए कहा कि इफी गोवा हमेशा अद्भुत रहा है। बहुत सारी यादें हैं। इस साल के समारोह के लिए तत्पर हूँ। इफी की सभी बेहतरीन टीम हमेशा की तरह बेहतरीन फिल्मों के साथ विश्व स्तर पर सिनेमा का मार्ग प्रशस्त करने और जश्न मनाने का नेतृत्व करते रहे हैं। वहीं फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि इफी गोवा एशिया और दुनिया में अग्रणी है। फिल्म महोत्सव 16 से 24 जनवरी तक है। ऑल द बेस्ट टीम। इस बार 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कंट्री इन फोकस के विशेष श्रेणी में बांग्लादेश को रखा गया है। इस विशेष संस्करण में चुने हुए देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और उसके योगदान की पहचान की जाती है। इस श्रेणी में बांग्लादेश की 4 फिल्मों को दिखाया जाएगा। तनवीर मोकम्मेल की जीबोन धुली, जाहिदुर रहीम अंजान की मेघ मल्लार, रुबैयत हुसैन की अंडर कंस्ट्रक्शन और नुहाश हुमायूं की सिंसियरली योर्स ढाका। फिल्म का प्रदर्शन इफी के 51वें संस्करण में होगा। फेस्टिवल की शुरुआत थॉमस विंटरवर्थ की फिल्म अनदर राउंड के साथ होगी। फिल्म में कुल 224 फिल्में विभिन्न श्रेणियों में प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें 23 फीचर और 24 नॉन फीचर फिल्में शामिल हैं। फेस्टिवल की क्लोजिंग फिल्म किरोशी कुरोसावा की फिल्म वाइफ ऑफ अ स्पाई से होगी। तो तैयार हो जाइए दुनिया भर के बेहतरीन सिनेमा का लुत्फ लेने के लिए और शामिल हो जाइए फिल्मों के इस मेले में। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिन के दौरे पर असम पहुंचेंगे। जेपी नड्डा असम दौरे के पहले दिन आज सिलचर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस विशाल जनसभा को राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और नेडा के समन्वयक हिमंता बिस्वा शर्मा भी संबोधित करेंगे। इसके बाद नड्डा गुवाहाटी में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष के साथ प्रदेश भाजपा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष असम के वरिष्ठ नेताओं के साथ गुवाहाटी में ही बैठक करेंगे, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री सहित असम राज्य के अन्य भाजपा पदाधिकारी भी शामिल होंगे। दौरे के दूसरे दिन जेपी नड्डा विचार परिवार के साथ बैठक करेंगे और कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का अहम असम दौरा है। हमारे साथ दुईना जुड़ रही हैं। दुईना, अगर बात करें, न केवल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर एक जन रैली को संबोधित करेंगे, आम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बल्कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और वहां के जो शीर्ष नेता हैं उनके बीच भी संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे। जो रैली दुईना, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मिड डे प्राइम में अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। और क्या है खास बिजनेस की दुनिया में, आज बता रहे हैं अजय मिश्र। धन्यवाद रजनी और आप सभी का स्वागत है वावा प्राइम में। शुरुआत करते हैं
आज के जो मार्केट्स हैं उससे जुड़ी खबरों से सकारात्मक वैश्विक रुझानों और भारतीय एफपीआई आवक की वजह से आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स 332 अंक यानी 0.68% ऊपर 49,112 के स्तर पर खुला। सेंसेक्स ने आईटी शेयरों में तेजी की वजह से आज अभी तक का सबसे ऊंचा स्तर छुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 84 अंकों पर 14,431 के स्तर पर खुला। चौतरफा तेजी के चलते बीएससी में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 196 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। आपको बताएं कि टीसीएस के मुनाफे में साल 2020 की अंतिम तिमाही में 7.2% की बढ़ोतरी हुई थी और कंपनी का शेयर इस वक्त 1% के ऊपर कारोबार कर रहा है और इसी वजह से सारे आईटी सेक्टर्स में जबरदस्त रुझान तेजी का दिखाई दे रहा है। उधर अमेरिका में प्रोत्साहन पैकेज की खबरों के बीच वैश्विक बाजारों में तेजी दिखाई दी, जिसका असर भारतीय शेयर बाजारों पर दर्ज किया गया। उधर जीएसटी खुफिया महानिदेशालय और केंद्रीय जीएसटी आयुक्त कार्यालयों ने पिछले 2 महीनों में फर्जी जीएसटी बिल मामले में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद किए हैं और 215 लोगों को गिरफ्तार किया है। फर्जी बिलों का उपयोग अवैध तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने में किया गया। जीएसटी खुफिया प्राधिकरण ने अब तक 2200 मामले दर्ज किए हैं और 6600 से ज्यादा फर्जी जीएसटीआईएन इकाइयों का पता लगाया है। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय और केंद्रीय जीएसटी आयुक्त कार्यालय ने अब तक 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सचिव समेत 215 लोगों को गिरफ्तार किया है और धोखाधड़ी करने वालों से 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में न केवल फर्जी कंपनियों के संचालक शामिल हैं, बल्कि वो लोग भी शामिल हैं जो कमीशन के आधार पर फर्जी बिल कारोबार चलाने वाले इन जालसाजों के साथ जुड़े हुए थे। यह भी पता चला है कि आंकड़ा विश्लेषण और आंकड़ा साझा कर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे थे और अधिकारियों ने फर्जी इकाइयों की परत दर परत गतिविधियों का पता लगाया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें विभिन्न कंपनियों और व्यापार इकाइयों के प्रबंध निदेशक, मालिक और भागीदार शामिल हैं। ये सभी गलत तरीके से आईटीसी का लाभ उठाने में लगे थे। सूत्र के अनुसार अब तक की सर्वाधिक गिरफ्तारी मुंबई से हुई है, जहां 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आज व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं रजनी के पास। बहुत शुक्रिया अजय आपका। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। और कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच अपने यहाँ कराने के लिए चीन आखिरकार तैयार हो गया है। चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम को अपने यहाँ आने और जांच करने के लिए मंजूरी दे दी है। अब 14 जनवरी यानी गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य टीम चीन का दौरा करेगी। कुछ दिनों पहले चीन ने वीजा का हवाला देते हुए आने से मना कर दिया था। चीन के राष्ट्रीय टेलीविजन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग का हवाला देते हुए कहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गुरुवार को चीन का दौरा करेगी। जांच करने आ रहे दल के साथ चीन के विशेषज्ञ भी वुहान जाएंगे। इससे पहले WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस ने विशेषज्ञों के दल को आवश्यक अनुमतियां नहीं देने पर बीजिंग की आलोचना की थी। और अपने समर्थकों द्वारा कैपिटल बिल्डिंग पर हमला किए जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में हर ओर से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई रिपब्लिक सीनेटर अब उनके समर्थन में खड़े होने को तैयार नहीं हैं और ट्रंप द्वारा नियुक्त किए गए कुछ लोगों ने उस घटना के बाद इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी के दिन व्हाइट हाउस छोड़ना है और इसी दिन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन कार्यभार संभालेंगे। लेकिन कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा के बाद डेमोक्रेट नेता चाहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप जल्द से जल्द ऑफिस खाली करें, साथ ही उन पर दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से रोक लगाई जाए। इस बीच अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि अगर ट्रंप ने जल्द से जल्द व्हाइट हाउस छोड़ने की घोषणा नहीं की तो वे ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग की कार्यवाही शुरू करेंगी। पेलोसी ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस को खत लिखकर कहा है कि अगले 1-2 दिन में सदन में वे एक प्रस्ताव पर मतदान कराया जाएगा जिसमें पेंस से अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के इस्तेमाल और ट्रंप को हटाने को लेकर मांग होगी। पेलोसी ने उपराष्ट्रपति को इस पत्र का जवाब देने के लिए 24 घंटों का वक्त दिया है। और मिड डे प्राइम में अब देखते हैं खेल जगत की खबरें।
और खेल जगत की खबरों से हमें जोड़ रही हैं सुचित्रा। और सिडनी टेस्ट भारत ने सुचित्रा ड्रॉ कर लिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि टीम अमूमन जीत ही चाहती हैं, लेकिन ड्रॉ भी कभी कभी प्रशंसकों और खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। जी बिल्कुल रजनी, सिडनी टेस्ट का ये जो ड्रॉ है ये भी जीत की खुशी से कम नहीं है भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया है। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को ड्रॉ कराने में कामयाबी पाई। 407 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 5वें दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट खोकर 334 रन बना लिए थे। चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत के बीच हुई 148 रन की साझेदारी मैच की मुख्य हाईलाइट रही। चोटग्रस्त होने के बावजूद ऋषभ पंत ने 97 रन की यादगार पारी खेली, वहीं पुजारा एक छोर संभाले खड़े रहे। हनुमा विहारी और आर अश्विन ने भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टिक कर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना किया। विहारी और अश्विन ने छठे विकेट के लिए 62 रन जोड़े, लेकिन इस दौरान उन्होंने 258 गेंदों का सामना किया, जिसके चलते भारतीय टीम इस मैच को ड्रॉ करा सकी। भारत की दूसरी पारी 131 ओवर तक चली। 1979 के बाद ये पहला मौका है जब भारत ने किसी ड्रॉ टेस्ट की चौथी पारी में इतने ज्यादा ओवर खेले हैं। इस मैच के ड्रॉ होने के बाद सीरीज अब भी 1-1 की बराबरी पर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से शीर्ष पर आ गए हैं। कल खेले गए यूवेंटस के मैच में रोनाल्डो ने जोसेफ बिसान के 759 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रोनाल्डो को अब सिर्फ 1 गोल की जरूरत है। यूवेंटस की तरफ से रोनाल्डो ने सीजन का 22वां गोल किया। ये क्लब और देश के लिए किए गए सभी गोल मिलाकर रोनाल्डो के करियर का 759वां गोल रहा। तो ये थी खेल की प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं रजनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा आपका। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के मालदेपुर मोड़ पर युवा चेतना द्वारा मकर संक्रांति मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने किया। इस कार्यक्रम में पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में युवाओं ने भी शिरकत की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि भारत की संस्कृति की रक्षा ही धर्म है। तो आज मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखिए। वैक्सीनेशन टीकाकरण जल्दी आने वाला है, लेकिन तब तक ढिलाई नहीं और कड़ाई जारी रखनी है। फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। कोरोना से बचाव की इस पहल का हिस्सा बनने के लिए साझा कीजिए मास्क पहनने के अपने अनुभव।
अपने विचार हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर। मास्क अप इंडिया डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। हम लोग का टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? हम में क्या कमी है? मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर व्हाट टू डू? What to do? अभी दिखाती हूँ। आपके फोन में इंटरनेट है? What do you mean? अरे ऑनलाइन जाइए, फास्टैग स्टिकर खरीदिए और यहाँ गाड़ी पे चिपका दीजिए और भारत के हर हाईवे का फाटक आपके लिए कैसे फटाक से खुल जाएगा। फास्टैग स्टिकर लगाओ, आगे बढ़ो, इंडिया को आगे बढ़ाओ। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। Namaskar and welcome. You're watching Midday Prime, and on the show this afternoon, we'll keep an eye on Prime Minister Modi's interaction with the chief ministers of all states to take stock of the vaccine rollout, which is scheduled on January 16th. And also, we'll be getting you the latest on Delhi becoming the 9th state to confirm cases of bird flu amid concerns of the spread of diseases. And other big stories of the day, more international sports, business and much more. I'm Sakal Bhatt. This afternoon, here are the Midday Prime headlines. Prime Minister Narendra Modi to interact with chief ministers this evening to discuss COVID-19 situation and preparations for vaccine rollout set to begin on January 16th. Supreme Court says it wants an amicable solution to ongoing farmers' agitation, stresses the need for forming experts committee on new farm laws, says it will accept recommendations of the committee. Bird flu cases confirmed Delhi and Maharashtra. Total confirmed cases found in 9 states so far. States, union territories requested to increase surveillance and public awareness. Marking 5 years Startup India initiative, Prime Minister Modi urges youngsters to participate in Prarambh, the Startup India International Summit on January 15th and 16th. Summit seeks to bring together the top minds from industry, academia, finance and startups. Home Minister Amit Shah launches single window clearance system for commercial coal mining, says coal sector has played a big role to play in economy and this step will bring transparency. In international news, US House Speaker Nancy Pelosi shares with lawmakers plans to remove President Donald Trump from office before starting an impeachment process. The unprecedented move comes in the wake of Capitol Hill violence by Trump's supporters. And in cricket, gritty Indian batsmen force a draw on the final day of the Sydney Test. Series stays level 1-all. Rishabh Pant's explosive 97 and Pujara's docked 77 highlights of the Indian innings. And let's begin on Midday Prime with the big news.
Prime Minister Narendra Modi will be interacting with the chief ministers of all states through video conferencing this evening, and the focus of this interaction will be the rollout of vaccine scheduled on January 16th. And this is going to be the biggest vaccination drive against COVID-19 in the world. Prime Minister is also likely to discuss the overall COVID-19 situation in the country with the chief ministers. Remember, the rollout of COVID-19 vaccine will provide priority to the healthcare workers and the frontline workers, who are estimated to be around 3 crore, followed by those above 50 years of age and the under 50 population groups, as well as those with comorbidities. And earlier on Sunday, Union Ministry of Health and Family Welfare held a video conference with the administrators from states and union territories on the CoWIN software, which forms the backbone of the last mile vaccine administration on Sunday. The meeting was chaired by Chairman of Empowered Group on Technology and Data Management to combat COVID-19 and member National Expert Group on Vaccine Administration of COVID-19. During the meeting, the feedback of the states, union territories on the CoWIN software and its operational use emanating from the dry runs was discussed in detail. The CoWIN vaccine delivery management system will provide real-time information of vaccine stocks, their storage temperature, individualized tracking of beneficiaries of the COVID-19 vaccine. And for more on the updates on this big story, we are now joined by my colleague Arun Sharma. He's going to join us live on Midday Prime. Arun, very quickly, extremely significant, little bit more on the elaboration today's meeting, very crucial, which will be taken by the Prime Minister, basically taking an overview, overall stock up of the vaccine delivery mechanism, the rollout, because the world is now looking at India, and 16th is a very, very crucial day. Good afternoon, Sakal. Indeed, it's an important day, as far as the meeting of Prime Minister Narendra Modi with the State Chief Minister. Now, this will be the 10th such meeting during the COVID pandemic time that Prime Minister Narendra Modi is interacting with the Chief Ministers. Now, right from the lockdowns to the unlock phases, and now we have reached the phase of vaccination. Now, India is going to have the world's largest vaccination drive, right from 16th of this month. And before that, in this 10th meeting with the Chief Ministers, Prime Minister Narendra Modi is likely to, talk and, try to understand the challenges that the states are facing as far as this vaccination drive is concerned, number one. Which are the important points that needs to be noted and that needs to be rectified just ahead of this vaccination drive. There are a couple of aspects that is very much likely on the agenda. As earlier, we have seen that Prime Minister Narendra Modi completely going forward with cooperative federalism, because state and the center, they both are working together as far as fight against COVID is concerned. So when it comes to the world's largest vaccination drive, it is very much important that states and center are on one page. And in that context, today's meeting is very much significant. So there are a couple of aspects to it. Number one is about the CoWIN software. This fact that this dashboard is going to play an important role technologically as well, because data is something that is going to rule, that is going to be, that is going to take us on a path of victory as far as vaccination drive is concerned. So how can the technology or the data that's being fed into this CoWIN software will play an important role? What are the glitches that some of the states are facing, and what can be done to rectify that? That's number one. Number two is the logistical aspect, because we know this fact that logistically it is going to be very much challenging to transport vaccine from one place to another. The vaccine needs to be transported in the northeastern part of our country as well, down south also, in the hilly region as well. So we know this fact that the logistical part will also be very much likely to be discussed as far as this meeting is concerned. The states that have witnessed the high caseload factor, that states will be provided with a higher number of vaccines as compared to the other states with lower caseload. So as the transportation logistical part is again one more issue, because recently, only Sakal, we know this fact that the airlines have been given permission by the government of India that even the passenger, aircraft can carry this COVID vaccine, but of course there should not be any kind of passenger sitting on that aircraft. So yes, the complete conducive environment being prepared, so that the transportation of vaccine and logistical part can be smoothened. So in all these aspects, Prime Minister Narendra Modi is going to listen to the Chief Ministers, and his address, his vision is going to be very much important, because we are in the last leg now, because vaccination drive, it's the world's largest vaccination that India is going to have from 16th of this month. Absolutely. Thank you very much, Arun, for
summarizing basically the top talking points that will feature today when Prime Minister takes this very, very important meeting with Chief Ministers on the vaccine rollout that is scheduled on January 16th. And now, as we are talking about COVID-19 vaccine rollout, let's also get you an update on the pandemic from across the country. The numbers. As we speak, India has been registering a massive decline, daily new cases since many days continuously. 16,311 new cases were recorded in the last 24 hours. India's daily new fatalities have also declined substantially. Less than 170 daily deaths were recorded after 229 days. And declining new cases, are high rate of recovery have in tandem resulted in continuous fall in the country's active caseload on a sustained basis. India's total active caseload has fallen to 2.25 lakh today. And the present active caseload consists of just 2.13% of India's total positive cases. 16,959 cases have recovered and discharged in the last 24 hours. The gap between recovered cases and active cases, that is steadily increasing, is nearing 99 lakh, and presently it stands at 98 lakh 70,383. The recovery rate is also improved to 96.43% today. And remember, this is amongst the highest the world over. And talking about ICMR, let's take a look at the COVID-19 testing status from across the country. Now, according to Indian Council of Medical Research, 18 crore 17 lakh 55,831 samples were tested till January 10th across the country. 6 lakh 59,209 samples were tested on Sunday alone. And now let's move on to our developing story on Midday Prime. Supreme Court has today made some significant observations regarding the ongoing farmers' agitation. Hearing the matter, the Apex Court had said that the experts committee must be formed expeditiously and further observed that it wants the matter to be resolved amicably. Referring to the experts committee, the court said that it will accept the recommendations of this committee. Let me quickly go across to my colleague who's joining us on phone line. Vikas Sarthi is joining us from Supreme Court, our legal correspondent. Vikas, give us a quick overview of the observations made by the court today, besides pressing for an urgent need for experts committee. And does court also talk about the contours of this expert committee, the composition of this expert committee, and is there any deadline also set for this? Well, Sakal, as earlier Chief Justice of India suggested formation of the committee today, he also said that the best way to resolve this deadlock will be an expert committee, and court said that in fact it has gone through some details of Indian Council of Agricultural Research, so court may pick some of the members from there, and the committee is likely to be headed by a retired Supreme Court judge or retired Chief Justice of India, though the name will be finalized later. And apart from it, court also said that to bring the balance and to put away the apprehensions in mind of farmers, Supreme Court proposed that for the time being, the implementation of these three laws will remain stayed unless this committee comes up with a final solution. So, Attorney General said that the law cannot be stayed unless it is ultra-vires of constitution or there is some kind of illegality. Court cannot stay a law at this stage. So, Attorney General opposed that move, but court said that we will have to find an amicable solution, and court feels that it will be the right way to deal with the issue. Now, apart from it, court today also said that it may pass some part of the order today itself, and the other issues will be addressed later, tomorrow or maybe some other date as decided by the court. But court is of the very strong opinion that an expert committee will be the only way to end this deadlock. Okay, thank you very much, Vikas, for those quick inputs. Thank you very much. And now on Midday Prime, it's time to move to National Prime segment.
The Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, in partnership with Confederation of Indian Industry and other associations, is organizing the Startup India International Summit, Prarambh, which begins from 15th to 16th January 2021 over a virtual platform. So Prarambh is conceptualized to honor 5 years of startup journey in India. Indian startup ecosystem, remember, is the world's third largest startup ecosystem and is growing at an unprecedented rate, contributing to the innovation-driven growth for the Indian economy. And remember, this is going to be a 2-day summit. The 2-day-long virtual summit will bring together on common platform over 200 marquee speakers from across the globe and India. It's going to be World Plus India on this platform, basically to facilitate discussions on technologies, on innovations, on robust policy mechanisms and initiatives pertaining to the startup ecosystem. Also, that will enable government and international organizations to actually share their views and set on fire the minds of young Indian entrepreneurs, basically propel these young entrepreneurs, driving them to solve the problems and challenges that matter vis-a-vis startup ecosystem, not just for India, but also basically for the entire world. So in the words of Prime Minister, Startup India movement reflects the new India driven by the energy, enthusiasm, and we'll now have a detailed explainer as to what is this Prarambh initiative all about. Well, it basically is all about connecting, collaborating and catalyzing. It's a India flagship initiative, is the Indian government flagship initiative of the government of India, which actually, let's move on, and which aims at building very strong ecosystems for nurturing innovations in startup ecosystems. It is also aimed at propelling sustainable economic growth. Remember, it's directly proportional to that. It is also aimed at generating large-scale employment, lot of employment opportunities. Remember, in the last 5 years, a lot of ground has been covered under employment opportunities. And also in terms of empowering startups through innovation and design is what these 2 days are going to focus on. It's also going to bring India's entrepreneurial force, a strong entrepreneurial force on the global map, because India is certainly a force to reckon with when it comes to startup ecosystem, globally speaking. And the top policymakers from industry, from academics, investors are going to be sharing the same platform, national as well as global. And this is also going to showcase the widespread of the innovation-based entrepreneurship that India is proud of. It's also going to draw a lot of global capital. Well, that's one of the aims, to basically attract global capital and at the same time mobilize a lot of domestic capital, which includes your public and private entities, and also evolve enabling policy provisions, basically policy provisions. Knowledge sharing of the best startup ecosystems is also going to be one of the focus on these 2 days, plus developing capacities of the already existing entrepreneurial ecosystem that we have in place in India, besides mobilizing, we already talked about it, global as well as domestic capital for investments in Indian startup environment or ecosystem. Besides that, also exploring a lot of opportunities in public and private space as well as in international markets. And when we talk about the Startup India International Summit, besides exploring opportunities in public and international markets, it's also India's opportunity to basically showcase high quality, high-end technology and also innovations from India. We are going to tell the world this is what we bring to the table when it comes to startup innovations, and also at the same time enable ease of doing business for startups as well as investors. So basically that was a detailed explainer of Startup India initiative. And now let's take a short break here. I think we will take a short break here, or let's move on, we'll take a break later and talk about the other big story, the other developing story of the day. That's the latest on the
bird flu situation. Now, the bird flu situation is worsening as more and more states are declaring bird flu emergency. Latest in the list are national capital Delhi as well as Maharashtra. Latest development is that Union Animal Husbandry Minister Giriraj Singh has called an emergency meeting in New Delhi with senior officials of his ministry. He will address media on the decisions in the evening. Delhi has become the 9th state to confirm cases of bird flu amid concerns of the spread of the disease. All samples from Mayur Vihar, Sanjay Lake and Dwarka have been found positive for avian influenza. In the wake of avian influenza, NDMC has formed a rapid response team to carry out the field inspection to examine various birds in NDMC area. Meanwhile, import of live birds have been banned in Delhi. Also, the biggest wholesale poultry market in Ghazipur has been temporarily shut down. Let's now talk about Maharashtra. In Maharashtra, Chief Minister Uddhav Thackeray has called a meeting of ministerial colleagues and officials after confirmed reports of bird flu outbreak in the state. The state has become 8th to confirm the outbreak of bird flu. As per officials, 800 chickens have been found infected with flu in Parbhani district. As the centre is already on alert, Maharashtra government has also put all districts on high alert and closely they are monitoring the situation. Remember, so far 9 states are affected from the bird flu. Apart from Delhi, Maharashtra, the other states are UP, Kerala, Rajasthan, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Haryana and Gujarat. They have had earlier confirmed avian influenza cases as the cause of the recent bird deaths. Okay, so let's quickly go across live to our 2 reporters. One joining us live from Delhi, Meghna, and Yogesh Sheetal joining us live from Mumbai. I'm going to come to Meghna very quickly because now Delhi is a latest addition to the list. So give us a sense the robust mechanism that is put in place by the district, by the civic authorities to ensure that the situation doesn't escalate in Delhi. Meghna. Absolutely, Sakal. When we now know that the samples which were sent for testing have turned out to be positive, then now there are rapid response teams that have been formed, and these rapid response teams will have veterinary surgeon, will have a sanitary inspector, will also have a statistical inspector, and will also have a medical social worker. So all these people will actually keep a vigil, will actually keep a surveillance in the NDMC area. Also, what important is when in case if there are more cases like these found, there also has been a helpline number which has been released so that people, if in case they find any carcasses of avians around their area, they can report it rather than going and touching it, because obviously the proper disposal and proper burial is indeed required, which has been devised in the action plan which was devised in 2005. So what also important is when we know that this comes from migratory birds,